हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा होगा और पढ़ाई पूरा जी जान लगा करके कर रहा होगा ताकि आईआईटी और नेट को आप चुटकी में उखाड़ के हो। तो चलो, मैं एससी वर्मा का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। मैं वेक्टर चैप्टर से स्टार्ट किया हूँ। फर्स्ट लेक्चर मैं दे चुका हूँ और सेकंड लेक्चर में आज मैं 5th नंबर क्वेश्चन से बनाने जा रहा हूँ। कुछ लोगों का, स्टूडेंट का कहना था कि एससी वर्मा बनवाइए, एससी वर्मा बनवाइए। यार, एससी वर्मा में कोई जान नहीं है। यदि आप अच्छे से फिजिक्स पढ़ लिए हो ना, तो ये एससी वर्मा में कोई जान ही नहीं है। ये बेसिक बुक है। तो चलो, आज मैं बताने जा रहा हूं। 5th नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिफर टू फिगर 2E1, फाइंड द मैग्नीट्यूड। बी में कहता है एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, एंड सी क्या कहता है द एंगल विथ द एक्स एक्सिस ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ओ ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहले इसको क्या करो कि जितना वेक्टर्स दिया हुआ है इसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिख डालो। जो बीच में लाई कर रहा है उसको कंपोनेंट में कर दो। तो इसको करोगे इधर कंपोनेंट, तो क्या होगा 2 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस 2 sin 30 डिग्री जे कैप। बोलो होगा कि नहीं? क्लियर। और बीसी को क्या लिख सकते हो 1.5 cos 60 डिग्री माइनस ऑफ आई कैप प्लस 1.5 sin 60 डिग्री जे कैप। लिख सकते हो या नहीं? और डी को क्या लिख सकते हो? डी कैन बी रिटन एज 1.0 माइनस जे कैप। 1 से गुणा करके क्या बिगाड़ लोगे? क्लियर है ना? 1 से गुणा करके आप क्या बिगाड़ लोगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये राज्य का। अब देखो, रिजल्टेंट का ना पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। कहता है द मैग्नीट्यूड। बी में क्या कहता है एक्स एंड वाई कंपोनेंट। सी में कहता है एंगल विथ एक्स एक्सिस। क्लियर है? तब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट along x axis and y axis, that is x component and y component। तो यहां पर रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा सबका वेक्टर सम ओ ए प्लस बी सी प्लस डी। होगा कि नहीं बता दो। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ। अरे भाई, जात भाई साथ साथ होता ना है, देखता होगा सब साथ साथ रहता है। नहीं, उसी तरह यहां पर आई को आई के साथ, जे को जे के साथ कर दो। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ। तो इसको इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 2 cos 30 डिग्री माइनस 1.5 cos 60 डिग्री जे के, सॉरी आई के। जे वाला देखो ये और ये, तो 1 एक ये भी है, तो 2 sin 30 डिग्री प्लस 1 sin 60 डिग्री माइनस 1। ये जे कैप लिखोगे कि नहीं बताओ? क्लियर है? अब क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, नहीं निकल जाएगा। ये सब का वैल्यू पुट कर लेना और यहां से मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। बी में क्या करता है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो चलो इसको सोल्व कर लोगे ना तुम। सोल्व करने में क्यों टाइम वेस्ट करेंगे? दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। मैं मान लिया। अरे कैलकुलेट करोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। अब यहां रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट क्या कर देना, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। क्लियर? एक्स कंपोनेंट यही हो जाएगा। बी में क्या कहता है एक्स कंपोनेंट फाइंड करने के लिए। एक्स कंपोनेंट आपका हो जाएगा 2 cos 30 डिग्री माइनस 1.5 cos 60 डिग्री। वैल्यू पुट कर लेना, कर लोगे ना। 2 इंटू रूट 3/2 माइनस 1.5 इंटू 1/2। सोल्व कर लेना यार। बाई कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा 2 sin 30 डिग्री प्लस 1.5 sin 60 डिग्री और ये -1। इसको सोल्व कर लेना, जो आएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
तो देखो ना sin 30 हाफ होगा, हाफ ये 1 हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1.5 और ये √3/2 हो जाएगा। ये हो गया आपका बाई कंपोनेंट। क्लियर? एंगल विथ एक्स एक्सिस आपको मैंने बता चुका था कि जिसके साथ एंगल बनेगा उसी से डिवाइड करना, जिसके साथ एंगल बनेगा उसी से क्या कर देना है, डिवाइड। तो एंगल विथ एक्स एक्सिस कहने का मतलब tan इनवर्स बाई एक्स, 116 से मैं भाग दिया हूं, किसके साथ होगा, विथ एक्स एक्सिस। ये आंसर हो गया जी, कर लेना कैलकुलेट करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं, जिससे कैलकुलेशन नहीं होगा आप कमेंट में डाल देना, मैं कर दूंगा। कहता है टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट रेस्पेक्टिवली। दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट और 4 यूनिट दिया हुआ है। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज। देखो यहां पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दे दिया है कितना, 1 यूनिट, और रिजल्टेंट बोला जाए मतलब क्या, सम लिखोगे कि नहीं, वेक्टर सम। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है कि नहीं, बता दो। Where theta is the angle between A and B. According to question, the value of A and B are given, which are 3 and 4 respectively. Okay? तो यहां पर ये 1 हो जाएगा, ये कितना 3 हो जाएगा, ये कितना 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा। बताओ यहाँ कॉस थीटा निकलेगा कि नहीं, जो आएगा निकाल लेना। क्लियर? तो कॉस थीटा निकल जाएगा, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स समथिंग यहां पुट कर लेना, यही आपका एंगल बिटवीन वेक्टर हो जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बताओ, निकालना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान देना इधर, कभी कभी ऐसी बर्मा में देखोगे कि साइन 16 डिग्री रहेगा तो थीटा का वैल्यू 16 डिग्री कर देगा। जो डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता है आप इनवर्स के टर्म में छोड़ दो ना, वही आंसर होगा। तो देखो यहां पर 25 हो जाएगा, 25 में से इधर एक ये घटा दोगे तो -24 हो जाएगा, इधर 24 cos थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा -1, किसका वैल्यू जी, 180 डिग्री। यहां डायरेक्ट वैल्यू निकल गया तो हो गया। नहीं बोलो, चलो सोल्व ही कर दिया तो इसको हटा दो, यानी दोनों के बीच के एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर? चलो एक बात और ध्यान देना है, यदि इसका डायरेक्ट बनाना चाहते हो, क्या कहता है, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 1 यूनिट। एक का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है, एक का कितना है, 3 यूनिट है। क्लियर? आपके हाथ पकड़ के 10 न्यूटन इधर, 5 न्यूटन इधर, किधर जाओगे, इधर की तरफ जाओगे। कितना से, 5 से। कैसे निकाले हो, मोर माइनस लेस। वही बात है यहां पर 1 यूनिट रिजल्टेंट है, तो एक तरफ 4 होगा तो जस्ट अपोजिट 3 होगा, तब ना रिजल्टेंट मोर माइनस लेस हो गया। तब 4 - 3 कितना, 1। तो याद रखना, जब भी दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो उस केस में मिनिमम देता है, ये पढ़ चुके हो आप लोग। उस केस में रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होता है, मिनिमम होता है। लेकिन यदि दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो उस केस में मैक्सिमम दे देता है, यानी मैग्नीट्यूड का क्या कर दिया जाएगा, अलजेब्रिक सम कर दिया जाएगा। क्लियर? जैसे 5 न्यूटन इधर और 3 न्यूटन इधर ही लग रहा है, तो टोटल कितना, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितना, 8 न्यूटन रहेगा। क्लियर? अब बताओ एसी वर्मा में कहीं चांद दिख रहा है, कुछ नहीं है यार। ये क्वेश्चन देखो, कहता है क्या, एक और इसमें था जी, बन जाएगा ना। अरे उसी तरह का एक और है, कहता है कि जब 5 होगा तब क्या होगा, 7 होगा तब क्या होगा। आप खुद समझो, 5 होगा इसका मतलब ये बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा।
मतलब एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। क्लियर? ऐसे बनाना चाहते हो तो बना लेना, सेम प्रोसेस, केवल बस आर की जगह 5 पुट कर लेना, यहां पर आर की जगह क्या पुट कर लेना है, 7 पुट कर लेना, बाकी सब वही रहेगा। वहां से थीटा का वैल्यू फाइंड कर लो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा बाबू। क्लियर है? चलो नेक्स्ट कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखो क्या करता है। अब बताओ, एकदम थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है कि नहीं, इसलिए मैं बारी बारी बोल रहा हूं कि आप आईआईटी के क्वेश्चन बैंक को बनाओ, उसके बाद दुनिया का सब किताब बन जाएगा। एगो नहीं बनने वाला में एक यूरोडोप का है बुक, जिसको लोग बहुत टफ बोलता है, लेकिन जितना लोग हवा पानी देता है ना, उतना हवा पानी लाइक यूरोडोप में क्वेश्चन है नहीं। वो भी बहुत आसानी से बनेगा, मैं बनाऊंगा भी, और कुछ लेक्चर में डाल चुका हूं, जाकर के देखना ना। कहता है ये स्पाई रिपोर्ट, स्पाई मतलब क्या होता है बाबू, जासूस होता है, जासूस। स्पाई का मतलब क्या होता है यार, जासूस होता है। कहता है कि ए स्पाई रिपोर्ट अबाउट ए सस्पेक्टेड कार, सस्पेक्टेड कार मतलब कि उसको शक है कि चोरी उरी के है, तो जाहिर बात है जासूस उस पर लगा हुआ है, किधर किधर कार गया वही चीज बता रहा है इसमें। रीड्स एज फॉलोज, द कार मूव्ड 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, कार सबसे पहले किधर गया है, ईस्ट के तरफ गया है। कार किधर गया है, सबसे पहले ईस्ट के तरफ गया है। तो देखो, जब तक ईस्ट वेस्ट आप नहीं दिखाओगे तो कैसे बताओगे कि किधर जा रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द डायरेक्शंस, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ओके, according to question, first of all car goes 2 kilometer towards east. Now we start from this. Car is moved towards east by 2 kilometer. यदि इधर जाएगा तो ईस्ट में, ऊपर जाएगा तो नॉर्थ, नीचे जाएगा तो साउथ। जब भी रुके तो चारों तरफ डायरेक्शन को दिखा दो। अब क्या कहता है, मेड ए परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न। अब खुद समझो, इधर जाएगा तो लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर के ऊपर, ऊपर ना होगा। ये जो है लेफ्ट टर्न मुड़ गया। क्लियर? और कितना गया है, रन फॉर 500 मीटर। ये किलोमीटर में लिए हो तो इसको किलोमीटर में लिखोगे तो कितना, 0.5 किलोमीटर हो जाएगा। नहीं, फर्दर देखो, यदि इसको आप इधर जाओगे तो नॉर्थ, इधर जाओगे तो ईस्ट, इधर जाओगे तो वेस्ट, होगा कि नहीं। क्लियर? कहता है कि मेड ए परपेंडिकुलर राइट टर्न। अब खुद समझो, ऊपर जाओगे तो राइट टर्न किधर होगा यार, इधर जाओगे तो राइट हैंड इधर होगा। तो कहता है कि ये परपेंडिकुलर राइट टर्न हो गया है। और कितना गया है, राइन फॉर 4 किलोमीटर एंड स्टॉप। जाकर के फिर क्या गया है, रुक गया, थक गया होगा। नहीं, ड्राइवर साहब थक गया, रोक दिया गाड़ी। ये कौन बड़ी बात है। तो 4 किलोमीटर इधर जा करके गाड़ी को रोक दिया। क्लियर? अब बताओ, कहता है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, कितना थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है बताओ। इससे टफ टफ तो हम बता दी चुके हैं यार। जब वेक्टर पर आए थे जाकर के देख लेना, वेक्टर का मैराथन क्लास दिया हुआ है। इससे टफ टफ क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके थे। क्लियर है ना? तो रिजल्टेंट कहां से लोगे, देखो ना, शुरू में यहां पर था कार और बाद में वहां चला गया। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए इनिशियल टू फाइनल स्ट्रेट लाइन से मिला दो, एंड द लेंथ ऑफ दिस लाइन will give magnitude of displacement. Okay, and this will be direction. क्लियर है ना? तो अब ध्यान देना इधर, इसका लंबाई ज्योमेट्री से निकालोगे तो क्या हो जाएगा। ये देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। मैंने बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले कोशिश करो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का। अब ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये लंबाई 2 है, तो ये कितना बाबू 4 दिया हुआ है। नहीं, तो ये 6 का स्क्वायर है, ये 0.5 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस निकालोगे तो अंडर रूट
क्या लिखोगे, दिस का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर 0.5 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेना, ये रिजल्ट क्या आ जाएगा किलोमीटर में। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन कैन वी फाइंड एज tan theta should be equal to opposite of angle behaves as perpendicular and this will be base and the largest side will be the hypotenuse. Tan theta should be equal to 0.5 upon 6 किलोमीटर यूनिट कैंसिल आउट हो गए। यहां से tan थीटा इज इक्वल टू 12 लिखोगे कि नहीं बता दो, 1/12। अरे भाई इसको 5/10 लिख सकते हो कि नहीं, तो 5 टू जा 10 और 6 टू जा 12। थीटा शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स 1/12। हो सकता है एससी वर्मा में इसका कोई ना कोई वैल्यू डिग्री दे दिया होगा, तो आप इसका वैल्यू डायरेक्ट जानते हो क्या, नहीं ना, इतना ही छोड़ दो, आपको ऑप्शन में भी इतना ही रहेगा। हाँ यदि कह देगा कि टेक दिस बराबर दिस, तब जाकर के पुट करना है डिग्री में। निश्चित रूप से इसका डायरेक्शन क्या लिखोगे, देखो एंगल किसके साथ बन रहा है, ईस्ट के साथ है, किसके बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। जिसके साथ एंगल बनता है बाबू उसको लास्ट में रखा जाता है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/12 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऑफ ईस्ट का मतलब ईस्ट के साथ कितना पर, थीटा एंगल पर। क्लियर, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, दोनों मिला दोगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, ये कर लेना 36 प्लस 0.25 किलोमीटर। सोल्व कर लेना, एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/12 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बोलो होगा कि नहीं, हो जाएगा ना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यार क्लियर। नाउ आई एम गोइंग टू सोल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक कैरम बोर्ड, वाह क्या मजेदार क्वेश्चन है यार। एक कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड से जिंदगी में परिचय हुआ है कि नहीं कभी, कैरम बोर्ड देखे हो लाइफ में कि नहीं देखे हो, कैसा होता है, स्क्वायर होता है यार, और कॉर्नर पर होल बना हुआ होता है। देखो एससी वर्मा साहब क्वेश्चन को तो मजेदार बना दिया, लेकिन क्वेश्चन में जान नहीं है। कहता है इसमें कि कैरम बोर्ड 4 फीट क्रॉस 4 फीट स्क्वायर, ऐसे भी आपके पास भेजा होना चाहिए जो जिंदगी में कैरम बोर्ड नहीं देखा होगा, उसको क्या पता है कि स्क्वायर होता है कि रेक्टेंगल होता है। यहां पर यार स्क्वायर होता है, कैरम बोर्ड स्क्वायर होता है, इसलिए एससी वर्मा साहब ब्रैकेट में लिख भी दिया 4 फीट क्रॉस 4 फीट। हैज द क्वीन एट सेंटर। हम लोग के टाइम में जो है ना एससी वर्मा बुक को लोग जो है एकदम भगवान बनाया हुआ था, ठीक है। अब पता चला कि इसमें कुछ जान ही नहीं है, बात समझ रहे ना, तो वैरायटी का बुक मार्केट में आ गया, इसमें कोई जान ही नहीं है। कहता है द क्वीन एट द सेंटर, सेंटर पर रखा हुआ है बाबू क्वीन। द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव्स टू द फ्रंट एज। जब हिट कर किया तो फ्रंट एज की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा नहीं। दिस इज कैरम बोर्ड। लाइफ में जो लोग देखा होगा उसको तो खूब समझ में आ रहा होगा, जो जिंदगी में कभी कैरम बोर्ड से भेंट ही नहीं हुआ उसको लगेगा क्या ये पढ़ा रहे हैं। ऐसा होता है ना, जो लोग देखे हो कैरम बोर्ड, अरे नहीं देखे हो तो अब तो गूगल के जमाना है, कैरम बोर्ड टाइप करना गूगल पर आ जाएगा द्राक्ष। चलो देखो यहां पर कहता है कि क्वीन को सेंटर पर रखा हुआ है। दिस इज क्वीन, स्टाइल वाला क्वीन लेगा, ये रहा स्टाइल वाला क्वीन। मजा आया। चलो अब इसको जैसे ही हिट करोगे तो कहता है फ्रंट एज की तरफ गया, क्लियर। तो मारोगे तो इसमें जाएगा। अब आगे देखो क्या होता है,
हिट बाई अ स्ट्राइकर मूव टू द फ्रंट एज, सही बात है भाई, मारोगे तो पीछे भागेगा कि फ्रंट एज की तरफ भागेगा। रिबाउंड्स एंड गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन, ये स्ट्राइकिंग लाइन है जी, इसके पीछे वाला यही है ना, मतलब कि यहां से मारा ना तो इसे गया होगा और जा करके ऐसे आकर के चल गया होल में, बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन। अब बताओ जितने एंगल पर आया होगा उतना ही एंगल पर चला गया होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हो ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर। तो जितने एंगल पर आएगा उतना ही पर चला गया होगा, इसमें तो कोई शक है नहीं। इसको क्या करो कि थोड़ा सा और डॉटेड करके भेज दो यहां पर, नहीं, क्लियर। अब चलो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा ऐसा, क्लियर। पूछ क्या रहा है, कहता rebounds and goes in the hole behind the striking line, find the magnitude of displacement of the queen queen from the center to the front edge, center to the front edge, center यही है ना, फ्रंट एज ये है, इसको समथिंग मान लो ना, वो है ये, मतलब आपको वो एक लंबाई पूछ रहा है, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, नहीं, क्लियर। चलो इसको और नीचे लाने दो। इतना तो तय है कि यदि ये 4 फीट होगा, जैसे 4 फीट को दिखाया जाता है, तो निश्चित रूप से ये वाला जो है 2 फीट हो जाएगा, कोई शक है नहीं। और इसको यदि आप x मानते हो तो निश्चित रूप से ये 2 - x हो जाएगा, क्लियर। सबसे पहले ज्योमेट्री से आप फाइंड कर लो, tan थीटा शुड बी इक्वल टू, इस ट्रायंगल में यदि देखते हो आप, प्योर ज्योमेट्री है, कुछ दिमाग नहीं लगाना यार, तो ये x तो ये भी x, तो tan थीटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है दिस बाय दिस, ये लंबाई कितना बाबू, 2 फीट। अरे सेंटर से यहां तक 2 फीट ना होगा, ये भी तो 4 फीट है, क्लियर। तो कितना, tan थीटा शुड बी इक्वल टू x/2। इस ट्रायंगल में देखोगे बड़ा वाला में, तो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये कितना है 2 - x डिवाइडेड बाय बेस, बेस हो जाएगा 4, तो 2 - x/4। अब यहां से x अननोन है, फाइंड हो जाएगा कि नहीं बता दो, क्लियर। 2 को इधर गुना कर दो तो 2x, 2 - x, तो x बराबर 2/3, ये रहा फीट, क्लियर। इतना फुट। आगे देखो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वीन फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, तो सेंटर टू द फ्रंट एज मतलब ओ ए फाइंड करना है, नहीं निकल जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू रूट अंडर क्या लिखोगे, दिस का स्क्वायर, दिस का स्क्वायर, तो ये तो x आ चुका है, 2/3 का होल स्क्वायर प्लस ये लंबाई की 2, तो ये हो जाएगा कितना, 4/9 प्लस 4, 9 4 जा 36 और 40 डिवाइडेड बाई 9, रूट नीचे तक है जी। 40 को क्या लिख सकते हो, 2√10 लिख सकते हो, ये 3 लिख सकते हो कि नहीं बता दो, इतना फीट, आंसर, क्लियर। इसी तरह आप फाइंड कर सकते हो बी वाला का, कहां से कहां डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, मतलब ए बी का लंबाई पूछ रहा है, नहीं निकल जाएगा ये यार, पता हो गया 2 - कितना x, 2 - x घटा लेना, x का वैल्यू 2/3, और ये लंबाई पता, तो हाइपोटेनस नहीं मालूम हो जाएगा। सी में कहता है फ्रॉम सेंटर टू द होल, तो सेंटर ये है बाबू, होल ये है, तो ये लंबाई नहीं निकल जाएगा, ये लंबाई तो डायरेक्ट ये 2 हो जाएगा, ये 2,
तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2√2 आंसर हो गया। कर लोगे? चलो इसके बाद आ जाना क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 में क्या कहता है? कहता है मॉस्किटो नेट। मॉस्किटो नेट मतलब समझते हो? अरे यार मच्छरदानी, यार मच्छरदानी लाइफ में नहीं देखे हो? मच्छरदानी चारों कॉर्नर पर बांधा जाता है। चलो देखो इधर कहता है मॉस्किटो नेट ओवर 7 फीट क्रॉस 4 फीट बेड, मतलब बेड का चौड़ाई है 4 फीट और लंबाई है 7 फीट, इज 3 फीट हाई। अब मच्छरदानी का हाइट कितना है जी? 3 फीट ऊंचाई है। देखते हो मच्छरदानी लगता है तो रूम जैसा हो जाता है। तो बेड है 7 फीट का, ये 4 फीट का, ये हाइट है 3 फीट। मच्छरदानी का हाइट क्या है? 3 फीट और बेड का लंबाई है 7 फीट और चौड़ाई है 4 फीट। क्लियर? द नेट हैज ए होल एट वन कॉर्नर। लो ये जो मॉस्किटो नेट है उसमें एक छेद है बाबू, होल। तब समझ लो मच्छर क्या करेगा? उसमें घुसेगा। तो घुसेगा तो क्या करेगा? ये तो पता ही है क्या करेगा? जा करके सबके खून चूसेगा। यही ना करता है। अब आगे पढ़ो क्या करता है? इट फ्लाइज। ये तो बहुत ही मजेदार मच्छर था जी, मतलब कि घूसा उड़ गया। इट फ्लाइज। देखो ना आगे क्या कहता है? द नेट हैज ए होल एट वन कॉर्नर ऑफ द बेड थ्रू विच ए मॉस्किटो इंटर्स। एक मॉस्किटो घुस गया। इंटर्स द नेट, इट फ्लाइज एंड सिट्स एट द डायगोनली अपोजिट अपर कॉर्नर ऑफ द नेट। बहुत ईमानदार मच्छर था। ये जो कोना से देखो, रूम देख रहे हो ना, इसी तरह का ना रहता है। इस कोना से घुसा तो किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है, वो जा करके अपोजिट कॉर्नर पर जाकर के बैठ गया बेचारा चुपचाप वहां पर। क्लियर? अब आगे देखो क्या कहता है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो। अब आपसे डिमांड कर रहा है कि मॉस्किटो का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो घुसा था कोना में, चल गया उस कोना में। नहीं तो ऐसा कहीं पढ़े हो? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन अ स्पेस पढ़ा होगा। तो उस पॉइंट पर जाने के लिए एक्स में 7 फीट जाना होगा, वाई में 4 फीट और जेड में 3 फीट। बंद कर दिया जी। कहता है इसमें आगे बी में क्या कहता है? टेकिंग द होल एज ऑरिजिन। बाबू होल को ऑरिजिन मानना है। द लेंथ ऑफ द बेड एज एक्स एक्सिस, लोका भी दिया। इट्स विड्थ एज वाई एक्सिस and the vertically up as z axis, write the components of displacement vector। चलो देखो तो x के तरफ लेंथ लिया है, यही ना पोजीशन वेक्टर पढ़ा होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन अ स्पेस, x में 7 फीट, y में कितना 4 फीट और z में बाबू 3 फीट। जेड की तरफ यूनिट वेक्टर क्या लेते हो? के का लिखते हो कि नहीं बताओ? जितना लंबा क्वेश्चन था आंसर काफी शॉर्ट हो गया। हो गया ना? एक्स में 7, वाई में 4, जेड में 3। तो ए में पूछ रहा है उसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो ना। मोड़ देने पर एरो हटेगा, ये हो जाएगा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। के में जितना से गुना है उसका स्क्वायर कर दो। तो 49 और 16 कितना? 65 और 65 और 9 74। सही है जी। अरे ये 25 होगा ना जी, अरे ये 49, 25 और 49 का होगा 74 फीट। क्लियर? बी में कहता है कि राइट कंपोनेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। भाई एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा?
आई में जितना से गुना रहेगा एक्स कंपोनेंट, बाई में जितना से गुना रहेगा बाई कंपोनेंट है। ये फीट था जी, फीट था, तो ये फीट। इसके बाद जेड बाई कंपोनेंट कितना 4 फीट, जेड कंपोनेंट 3 फीट। आंसर जी, क्या मजेदार क्वेश्चन है। बताओ कोई क्वेश्चन में जान है? कुछ नहीं जाना है। तो फालतू के लोग हवा उड़ाता है, टफ है टफ है टफ है। आधा आदमी तो ऐसे ही फिजिक्स से डर करके उसका सुसाइड लोग कर लेता है। डरने का जरूरत नहीं है यार, ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। यदि ढंग से आप पढ़ते हो ना तो मजा आएगा, मजा मजा मजा, खूब मजा आता है। अब चलो देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। इसको तो बनाने का इच्छा ही नहीं कर रहा, इतना थर्ड ग्रेड के है। कहता है सपोज ए इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4.5 यूनिट ड्यू नॉर्थ। इसलिए मुझसे एक बार थ्योरी पूरा डिटेल से जरूर पढ़ो, उसके बाद देखो ये सब क्वेश्चन चुटकी में उड़ा करके रख दोगे तुम। ए का वैल्यू है बाबू कितना 4.5 यूनिट, इन विच डायरेक्शन ड्यू नॉर्थ। ड्यू लिखो टुवर्ड्स लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। की ओर, ड्यू टू मतलब के कारण होता है, ड्यू मतलब की ओर। किधर की ओर? नॉर्थ की ओर। ए में कहता है कि 3a क्या हो जाएगा जी, तो पॉजिटिव से गुना करने पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स हो जाएगा। 3 से गुना कर रहे हो तो 3 टाइम्स, 4 से गुना कर दो तो 4 टाइम्स। तो मैग्नीट्यूड इतना है तो 3 टाइम्स करोगे तो 3 से गुना कर दोगे बाबू। क्लियर? ये यूनिट गुना कर लेना और डायरेक्शन जस्ट के तस रह जाएगा, ड्यू नॉर्थ। आंसर हो गया जी। बताओ थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन था कि नहीं? माइनस से गुना करने पर डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है और मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना 4 टाइम्स। मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव होगा नहीं, इसलिए इसका मॉडुलस तो 4 into 4.5 यूनिट। ड्यू नॉर्थ के उल्टा क्या होता है जी? साउथ होता है, या टुवर्ड साउथ। हो गया आंसर जी। ये है एससी वर्मा के क्वेश्चन, देख लो। अब बताओ बेसिक बुक है कि नहीं? एलिमेंट्री है, लेकिन देखना तुम मार्केट में लोग से पूछना, एससी वर्मा के नाम पर उसको फीवर भी आ जाता है। इसमें है कोई जान? कुछ नहीं। यूरोडोप के नाम पर फीवर आता तो मानते भाई चलो सबसे टफ बुक लोग मानता है, लेकिन उसको भी देखना है, तुम चुटकी मुड़ते जाए। चलो नेक्स्ट। बस उड़ाने का आपके पास बुद्धि होना चाहिए बाबू। देखो इधर क्या कहता है 11 नंबर क्वेश्चन। 2 वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 2 मीटर 3 मीटर। मैग्नीट्यूड 2 मीटर 3 मीटर दे दिया है, तो कहता है द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो एकदम थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है बाबू। 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया है और आपसे पूछ रहा है स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी, दोनों के बीच का एंगल में कॉस लगता है जी, पता है ना? ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंड हियर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज गिवन 2 and magnitude of B is 3. This is 2 and 3 and theta is 60 degree. Cos 60 half 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 साफ बच गया 3। आंसर मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है ना? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर बी। द मैग्नीट्यूड ऑफ डियर वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, क्या जानते हो? मैग्नीट्यूड पूछ रहा है जी। तो ए बी साइन थीटा और एन का डायरेक्शन बताता है, तो मैग्नीट्यूड दे दिया तो डायरेक्शन हट जाएगा। मॉड देने पर डायरेक्शन हट जाता है, इसलिए मैग्नीट्यूड को मॉडुलस भी बोला जाता है।
अब आगे देखो क्या करता है, इसका वैल्यू पुट कर दो। ये क्वेश्चन है कि मजाक हो रहा है। साइन 60 डिग्री है, बताओ मजाक हो रहा था कि नहीं। साइन 60 √3/2, 2 कैंसल, तो 3 √3 हो जाएगा कि नहीं। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। क्लियर? क्या मजाक है यार, हो गया ना। किसी को प्रॉब्लम? काय को प्रॉब्लम होगा, कुछ है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखो क्या कहता है। कहता है कि लेट A1, A2, A3, A4, A5, A6, A1 बी ए रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर बोला जाए मतलब सब साइड लेंथ सेम है। राइट द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय 6 साइड्स टेकन इन ऑर्डर। कहता है कि सबका एक्स कंपोनेंट लेना है। यूज द फैक्ट दैट रिजल्टेंट ऑफ दिस 6 वेक्टर्स इज 0। आपको क्या यूज करना है कि जितना भी वेक्टर है सबका रिजल्टेंट 0 है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि यदि लास्ट का हेड फर्स्ट के टेल पर कोइंसाइड कर जाता है तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स विल बी इक्वल टू 0। यहां पर देखो तो एक वेक्टर ये है, इसके हेड पर दूसरा, दूसरा के हेड पर तीसरा, तीसरा के हेड पर चौथा, चौथा के हेड पर पांचवा, पांचवा के हेड पर छठा। और फर्स्ट का टेल जहां पर टेल था लास्ट का हेड वहीं पर कोइंसाइड कर गया, तो रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स विल बी इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल we write x components of all vectors. What will be x component of a1 a2? a1 a2 x एक्सिस के साथ 0 बना रहा है यार, तो x कंपोनेंट हो जाएगा कितना, सबका साइड लेंथ सेम है तो मान लो कि ये है, क्योंकि रेगुलर है। क्या लिखोगे, a cos 0 डिग्री आई कैप। 0 डिग्री को रेडियन में 0 लिखोगे, प्लस a sin 0 j कैप। 0 डिग्री को रेडियन में 0, a2 a3। ये कितना बना रहा है 60 डिग्री, मतलब रेडियन में कितना π/3। क्यों रेडियन में लिख रहा हूं, क्योंकि आपको रेडियन में प्रूव करना है। तो इसको x एक्सिस के साथ कितना π/3, x एक्सिस के साथ एंगल निकाल करके x में cos अब y में sin ठोक दो, कंपोनेंट हो जाएगा। x एक्सिस के साथ निकाल लेना, x में cos ठोक दो, y में sin ठोक दो, बन गया। तो यहां से इसका क्या लिखोगे, a cos π/3 i कैप प्लस a sin π/3 j कैप। बोलो लिखोगे कि नहीं। उसी तरह राइट साइड विजिबल है, विजिबल। उसी तरह आप इसको लिख सकते हो a3 a4 को क्या लिखोगे, a देखो इधर x के साथ कितना एंगल बना रहा है, जितना एंगल उसमें cos लगा दोगे। क्या लिखोगे, इसका कंपोनेंट इधर लेना है जी, क्योंकि उसी फॉर्म में आपको पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा 2π/3। तो a cos 2π/3 i कैप प्लस a sin 2π/3 j कैप होगा कि नहीं बताओ। इसी तरह a4 a5 क्या लिखोगे, ये देखो x एक्सिस पॉजिटिव x के साथ कितना एंगल पाई बना रहा है, तो a cos 3π/3 आई कैन। बोलोगे 3 कैंसिल कर दीजिए, अरे यार इसी फॉर्म में प्रूफ करना है, प्लस a sin 3π/3 j कैप। जैसे प्रूफ करना होगा उसी तरह चलना होगा आपको। अब आगे देखो, इसी तरह a5 a6 को क्या लिखोगे, तो ये फिर π/3 ऐड होगा,
तो देखो ना, यहां पर क्या था, π/3, यहां पर 2π/3, इसमें 3π/3 था, अगला में 4π/3। a cos 4π/3 I कैप प्लस 4 sin π/3 4π/3 j कैप। बोलो लिखो कि अरे ये 4 गलती से लिखा गया। क्लियर। इसी तरह a6a1 इसमें 5 हो जाएगा, a cos 5π/3 I कैप प्लस a sin 5π/3 j कैप होगा कि नहीं बताओ। और कहता है कि सबका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। ना भी क्वेश्चन में लिखता था अपना भेजा लगाओ, क्योंकि लास्ट का हेड फर्स्ट के टेंस से कोइंसाइड कर गया, तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स विल बी इक्वल टू 0। तो a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस एंड सो ऑन a6 a1 इज इक्वल टू 0। i को i के साथ, j को j के साथ करोगे कि नहीं, तो a cos 0 i कैप को कॉमन कर लो, प्लस a cos π/3 प्लस a cos 2π/3 प्लस a cos 3π/3 प्लस a cos 5π/3 सॉरी 4π/3। चलिए, प्लस a cos 5π/3 i कैप कॉमन करोगे कि नहीं। इसी तरह साइन वाला को सब लिख लेना टोटल। क्लियर। यहां ये छूट गया है, तो ये आ जाएगा j कैप, ये साइन वाला सब टर्म रहेगा। लाओ ना लिख देते हैं, नहीं तो सब छोड़ छाड़ दोगे। ऐसे साइन वाला हमको प्रूफ करना नहीं है, लेकिन लिख डालो। लास्ट में a sin 5π/3 j कैप बराबर 0 होगा कि नहीं। क्लियर। और ये 0 वेक्टर होगा जी, तो इसको 0 i कैप प्लस 0 j कैप लिखोगे कि नहीं बताओ। क्लियर। अब दोनों तरफ i और j के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो, तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ, कोफिशिएंट मतलब गुणांक होता है जी, ऑफ i कैप एंड j कैप, ये एंड का सिंबल है, ऑन बोथ साइड्स वी गेट, कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाला a cos 0, ये कॉमन कर लो ना, प्लस cos π/3 प्लस cos 2π/3 3π/3 प्लस cos 4π/3 प्लस cos 5π/3 इज इक्वल टू 0। i का कोफिशिएंट क्या होगा, इक्वल। दोनों तरफ बराबर तभी होगा जब i वाला के बराबर, j वाला के बराबर। दो वेक्टर इक्वल तभी होगा जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो दोनों तरफ इक्वल तभी होगा जब i वाला के बराबर, j वाला के बराबर। क्लियर। अब इस a को उधर भेज दो तो प्रूफ हो गया कि नहीं, भेज दो जी, 0 में चल जाएगा। क्लियर। यही तो प्रूफ करना था। अब बोलोगे कि ये 0 रियल में चल आएगा, सबका वैल्यू पुट करो, 0 आ जाएगा। कर दो, वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, सब 0 हो जाएगा। फाइनली कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये भेजा में चला गया होगा। तो अगले क्लास फिर मैं बताऊंगा 12 के बाद। तो आप क्या देखा कि एससी बनवा में कोई ज्ञान नहीं है यार, बेसिक बुक है, इसलिए आपको मैं बारी बारी, अब बताओ इससे आईआईटी हो जाएगा नहीं ना।
इसलिए आईआईटी के लिए आईआईटी का क्वेश्चन बैंक बनाओ, एकदम बहुत बेहतर है। और नीट वाले भी स्टूडेंट बना करके जाओ, एग्जाम में गर्दा उड़ा दोगे, एकदम धुआं उड़ा दोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।